बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने पिछले जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे और उनमें से आपने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा। आज एक नई टॉपिक लेके मैं आपके हाजिर हुआ हूँ और आज टॉपिक है हमारी स्टिचोमेट्री। हस्बे मामूल जिस तरह मैं कहता हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और गौर से आप इसको समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है और भी मैं इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं एक मरतबा फिर हबीबुर रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठुल, डिस्ट्रिक्ट जैकबाद, केमिस्ट्री के साथ हाजिर हूँ। तो आप शुरू करते हैं स्टिचोमेट्री। एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिली हुई होती है, एक गिवन होती है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे करें, अभी तक हमने वो पढ़ी नहीं है। तो शुरू में जैसे आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरू के एग्जाम्पल्स में हम आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी देंगे। उसमें से किसी एक सब्सटेंस का, ये ज़रूर याद रखें क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसकी भी कैलकुलेशन स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन वाली ही होती है, बिल्कुल सेम ही है। थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। वो फ़र्क सिर्फ यही है कि स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो होती है, स्टिचोमेट्री में जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें सिर्फ एक सब्सटेंस मींस किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का अमाउंट गिवन होता है। बाकी किसी एक या दो या प्रोडक्ट्स, एक या दो या सारे, उन सब का अमाउंट हमने कैलकुलेट करना होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस सारी कैलकुलेशन में एक सब्सटेंस का हमें अमाउंट मिला हुआ होगा इन टर्म ऑफ मास या वॉल्यूम या मोल्स, और बाकी जो इक्वेशन में सब्सटेंस बाकी हैं उनमें से अगर सबके लिए पूछ रहा है तो सबकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर किसी एक या दो के बारे में पूछ रहा है तो उसका अमाउंट बताएं। कभी वो मास पूछेगा, कभी वॉल्यूम पूछेगा, कभी मोल्स पूछेगा, कभी मॉलिक्यूल्स पूछेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहे तो वो हम बआसानी कर सकते हैं और इस कैलकुलेशन को हम स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में सिर्फ रिएक्टेंट्स की साइड से, सिर्फ रिएक्टेंट साइड से सब रिएक्टेंट का अमाउंट मिला हुआ हो, किसी रिएक्शन में कम से कम दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और उनमें से सब का अमाउंट मिला हुआ है, दोनों रिएक्टेंट्स का, या तीन रिएक्टेंट हैं, तीनों रिएक्टेंट्स के अमाउंट मिले हुए हैं, और किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का अमाउंट बताएं, तो उस वक्त हम जो है उन तीनों या दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट को चूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। किस रिएक्टेंट के साथ हम स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करें, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये बाद में मैं सिखाऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहते हैं और वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं। तो इससे पहले हम आते हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन पे या स्टिचोमेट्री पे। एक्चुअली ये टर्म स्टिचोमेट्री दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। स्टिचो
पहला जो लफ्ज है इसकी माना है एलिमेंट। इन अदर वर्ड्स एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जनरली इसको एलिमेंट कहते हैं। और मेट्री जो लफ्ज है इसका मतलब है मेजरमेंट। मीन्स एलिमेंट या सब्सटेंस की मेजरमेंट हमने करनी है, अमाउंट डिटरमाइन करना है, बस यही मतलब निकलेगा स्टिचोमेट्री का, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो वो किस तरह करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टिचोमेट्री किसको कहते हैं? जैसे आपको पता है 9th में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन सी है। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये जो अभी हम फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। और इसमें जो टॉपिक्स आएंगी, जिस तरह थर्मोडायनामिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये स्टिचोमेट्री है, ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांचेस कहलाती है। इस वजह से हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो मैं इस तरह लिखूंगा, इट इज द, क्या यानी स्टिचोमेट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अक्सर बुक्स में सिर्फ केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री भी तो केमिस्ट्री की ब्रांच है, तो इस वजह से स्टिचोमेट्री जो होगी वो केमिस्ट्री या स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच कहलाएगी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of amount of reactants or products in a given balanced chemical इक्वेशन। ये हमारी जो है वो डेफिनेशन है स्टिचोमेट्री की। अब इसमें कुछ टर्म्स हम सीखेंगे, अक्सर बच्चों को तो आते होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नए नए है अभी नहीं पढ़ा, तो उसको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो स्टिचोमेट्री की स्टडी है, ये बेस्ड है ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? उसमें दो पार्ट्स होते हैं इक्वेशन में, बीच में एरो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे होते हैं, उसको रिएक्टेंट हम कहते हैं। उसमें एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एलिमेंट भी होते हैं, कंपाउंड्स की सूरत में भी होते हैं, प्रोडक्ट भी इस तरह ही होते हैं, कोई भी सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 ये एक रिएक्टेंट है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 में। तो ये जो है जब किसी सब्सटेंस को किसी के साथ हम रिएक्ट करते हैं या उसी को ही हम हीट वगैरह करते हैं, कई चीज देते हैं उसमें, वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले किसी चेंज से पहले ये इस फॉर्म में था, जब इस पे इसको हीट किया या किसी के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो ये इस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों नई चीजें बन गई हैं इसमें से। तो उसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं
तो इसको हम जो है केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ हम जब रिएक्ट करवाते हैं, कंबस्ट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसको भी यानी मीथेन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको सब्सटेंस को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, तो इसको हम जनरली केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बुनियाद पे जो है वो बनता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। तो जिस तरह पहली इक्वेशन में है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी एक एटम है, क्या कार्बन का भी एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम है। ऑक्सीजन के टोटल 3 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3 ही एटम है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन, इसको हम ऐसे ही कहेंगे ये बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। लेकिन ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने दी है ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के 2 और एक ये ऑक्सीजन का 3 एटम हो गए। किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स अगर दोनों साइड में बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड कहेंगे। तो इसके ऐसी अगर कोई इक्वेशन होगी तो वो आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड दी हुई होगी, आपने बैलेंस नहीं करनी, तो ये इस फॉर्म में होगी। CH4 when react 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। अब इस किस्म की इक्वेशन आपको दी हुई होगी तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब वो पूछ रहे हैं क्या करना है इसमें, किसी एक सब्सटेंस का अगर अमाउंट आपको दिया हुआ है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, और बाकी अदर सब्सटेंस का अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है, इस स्टडी को हम जो है स्टिचोमेट्री कहते हैं। Stoichiometry is the branch of physical chemistry which deals with the study of amount of reactants or products। अमाउंट हमें डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, स्टडी करना है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इन अ गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज स्टिचोमेट्री। तो ये जो है स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन है। अब हम आगे आते हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देयर आर जनरली 3 मेन अजम्पशंस। एक तो ये है, जब आप स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करें तो इस चीज का ख्याल होना चाहिए, ये खासतौर पे एक्सपेरिमेंटली होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी चीज को आप रिएक्ट करने के लिए लेते हैं, तो उसमें कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, मींस रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अगर यानी कंप्लीट नहीं हुआ है और रिएक्शन हाफ हुआ है और आपने जल्दी से जो है उसको रिएक्शन को स्टॉप कर लिया और कैलकुलेशन आप करेंगे, तो जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगी, आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं आएगा। तो इसके लिए पहला रूल जो होता है वो यही होता है कि रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू देयर प्रोडक्ट्स। दूसरा अजम्पशन ये होता है कि उस रिएक्शन की कंडीशंस ऐसी रखनी चाहिए, सेट रखनी चाहिए कि साइड प्रोडक्ट कोई ना बने। तो नो साइड रिएक्शन अकर्स, ऐसा ना हो कि आप जो रिएक्शन कर रहे हैं किसी कंडीशन के तब्दीली से जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके अलावा कोई और भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर साइड प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो है, जो आप बनाना चाहते हैं, उसका अमाउंट कम पड़ जाएगा। तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये 2 हो गए। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये रिएक्शन बेस्ड होता है। तो
इन चीज़ों का जो है ना बहुत ही ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है कि इक्वेशन जो है वो ख़ासतौर पे बैलेंस्ड हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, तो बाद में बाकी जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपकी सही कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जनरली जो है वो 3 रिलेशनशिप्स हैं। उन रिलेशनशिप्स को मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हम कहते हैं। और चौथी जो मेन रिलेशन है वो मोल मोल रिलेशन है। वैसे बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे सीखेंगे खास तौर पे 4 रिलेशन। पहली मोल मोल रिलेशन, दूसरी मास मास रिलेशन, तीसरी मास वॉल्यूम रिलेशन और चौथी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के बुनियाद पे है पहले यहां पे लिखते हैं मेन अजम्पशंस। नंबर पहला, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, नो साइड रिएक्शन अकर्स। जिस तरह ये हम रिएक्शन करते हैं, CH4 को ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर बना। लेकिन कभी कभार अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में मिलती है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक्सेस होनी चाहिए। अगर अमाउंट ऑक्सीजन का लेस होता है तो फिर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है। कभी कभार इसमें सिर्फ कार्बन ब्लैक एज अ साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो अगर ये जो है ये साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए तो आपका एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम पड़ जाएगा। तो इस तरह इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है, देयर नो साइड रिएक्शन अकर्स। इसी तरह इसकी जो कैलकुलेशन हम करते हैं वहां पे 4 रिलेशनशिप्स हैं। देयर आर 3 मेन रिलेशनशिप्स हैं और हम पढ़ेंगे उनमें 4 रिलेशनशिप्स हैं। There are 4 relationships involved in stoichiometric calculation. Number 1, mole relationship. Number 2, mass relationship, mass volume relationship. 4th है volume relationship। ये 2 मरतबा जो हमने लिखा है मोल रिलेशनशिप, इसका मतलब है या मास या मास वॉल्यूम, इनमें से कोई एक रिलेशन आपको मिली होगी, दी हुई होगी, वो नॉन होगी, और एक रिलेशन जो है उसका अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है। यानी एक चीज नॉन होगी तो बाकी चीजें जो है वो अननोन होगी। वो इन टर्म ऑफ, अगर एक सब्सटेंस का आपको मास मिला हुआ है और बाकी दूसरे सब्सटेंस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका मास हमने कैलकुलेट करना है तो इसको हम मास रिलेशनशिप कहेंगे। अगर एक सब्सटेंस का मास मिला हुआ है और दूसरे का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहेंगे। या वॉल्यूम मिला हुआ है और मास कैलकुलेट करेंगे तो भी इसको हम मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास एक ही बात है। यानी इनमें से एक सब्सटेंस नोन होगा तो बाकी सब्सटेंस जो होंगे वो अननोन होंगे।
या ये अननोन होगा तो ये वाली नोन होगा। तो इस रिलेशनशिप को जो है हम दो टाइप पे स्टडी करते हैं, मास मास या मास वॉल्यूम या वॉल्यूम वॉल्यूम। यानी कोई एक चीज दी हुई होगी, नोन होगी, और एक चीज का हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम आते हैं पहले इस एग्जाम्पल पे, किस तरह इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। खास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं है, वो आपने जो है वो देखनी है। तो पहले ये आप नोट कर लें, तो मैं एग्जाम्पल आपको तो ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। ये जरूरी नहीं है कि उसका हमें नाम भी आना चाहिए, बस फार्मूला K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड when 14 gram of KOH are reacted with excess of H2SO4। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आपको इस तरह दी हुई होगी। मैंने ये इसमें सॉल्यूशन में लिखी है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वो ये इक्वेशन होगी जो ऑलरेडी बैलेंस होगी। बैलेंस इक्वेशन क्या है? H2SO4 ये रिएक्टेंट है। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो K2SO4 का 1 मोल बनता है और H2O के 2 मोल बनते हैं। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसी इक्वेशन के बुनियाद पे हमें मालूम करना है क्या? मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और वाटर, इन दोनों का मास डिटरमाइन करना है। जबकि हमें एक चीज का मास दिया हुआ है, मैंने पहले आपको बताया सिर्फ एक सब्सटेंस का आपको मास दिया हुआ होगा, वो 14 ग्राम किसके है? रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट के लिए है। जबकि दूसरे रिएक्टेंट के लिए हमें कह रहा है वो एक्सेस में, चाहे वो एक्सेस में बताएं या ना भी बताएं, सिर्फ एक चीज का हमें मास दिया हुआ है। तो पहले हम थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए डेटा लिखते हैं। इसी एग्जाम्पल को पढ़ के इसमें हमने क्या दिया हुआ है, क्या हमें मालूम करना है, वो आप डेटा में लिखें। मास ऑफ K2SO4 वो हमने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स मींस मास इसका K2SO4 का। तो ये जो है हमने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। एंड वाटर, यानी इसका भी कैलकुलेट करें और वाटर का भी, मास ऑफ वाटर ये भी कैलकुलेट करना है। जबकि when 14 ग्राम्स ये मास दिया हुआ है, किसका है ये? मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन के साथ हमने डिटरमिनेशन कर दिया, लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो सब्सटेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है उनके नंबर ऑफ मोल्स आप पहले लिख लें। H2SO4 के कितने, ये जो पहले इसके आगे जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4। KOH का क्या नंबर है? 2, तो इसको हम कहेंगे 2 मोल्स। K2SO4 का कहेंगे 1 मोल, H2O का 2 मोल। अब अगर ये कहें कि अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के KOH के 2 मोल लेते हैं तो K2SO4 1 मोल बनता है और वाटर 2 मोल बनते हैं। इसको हम कहते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। अच्छा, उसके बाद हमारी रिलेशन क्या है वो हमें डेटा में से मालूम होगी। K2SO4 की रिलेशन क्या है? मास मालूम करना है। K2SO4 क्या है, कहाँ पे है? ये है। इसके ऊपर आप इसकी रिलेशन समझने के लिए लिख दें, ये अपनी तरफ से है, समझने के लिए। ये जरूरी नहीं है जब आपको समझ में आ जाए तो ये आप स्टेप नहीं कर, ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नए नए हैं, तो आपने पहले ये इस तरह लिखना है भाई इसकी रिलेशन क्या है। क्योंकि आगे कई ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगे जिसमें मास, वॉल्यूम, मोल्स इकट्ठे ही एक प्रॉब्लम में होंगे, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से इसकी रिलेशन क्या है? मास। वाटर की क्या है? मास रिलेशन है। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर, दोनों की मास रिलेशनशिप है। और 14 ग्राम ये भी मास है, किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी रिलेशन भी हम जो है यहाँ पे मास लिखेंगे। अब यहाँ पे H2SO4 के लिए हमें कोई भी रिलेशन दी हुई नहीं है, ये नहीं हमें कहा गया है कि इसकी कैलकुलेट हमें करना है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये हमने इनका मास मास रिलेशनशिप जो है वो जाहिर किया है। इसकी रिलेशन मास, इसकी भी मास, इसकी मास। H2SO4 के लिए हमने
कोई रिलेशन उन्होंने न पूछी है न दी है, इसको हम छोड़ देंगे। अब जिसकी हमने रिलेशन लिखी है उसके मोल्स को इस रिलेशन में कन्वर्ट करना है। ये 2 मोल है, इन 2 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल है, मास कितना होगा, 2 मोल है, मास कितना होगा, तो ये हम लिखेंगे। ये रफ पेज पे आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल KOH, इसका मास 1 मोल का निकालेंगे। 39 + 16 + 1 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ये 1 मोल का, यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 मोल्स का मास हो जाएगा 112 ग्राम। तो ये चीज अभी जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मास को, ये जो हमने मास लिखा है 2 मोल्स की जो रिलेशनशिप के बुनियाद पे हमने मास लिखा है, इसको हम कहते हैं स्टीचोमेट्रिक मास। क्या कहते हैं, स्टीचोमेट्रिक मास। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है मास ऑफ सब्सटेंस, उसमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ये पढ़ के आए। लेकिन एक ये भी टर्म आप याद रख लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी सब्सटेंस जितने मोल है, चाहे 1 मोल हो, चाहे 2 मोल हो, चाहे 3 मोल हो, उसी 1 या 2 या 3 मोल का जो मास होगा उसी सब्सटेंस का स्टीचोमेट्रिक मास कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका 1 ही मोल है, इसका मोलर मास 98 ग्राम है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब अगर हम इसका लिखेंगे 98 ग्राम, तो इसको हम स्टीचोमेट्रिक मास कहेंगे। ये मोलर मास भी है, ये इसका स्टीचोमेट्रिक मास भी है। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास 56 ग्राम है, लेकिन इस इक्वेशन में इसका स्टीचोमेट्रिक मास 112 ग्राम होगा। सिमिलरली K2SO4, इसका मास लिखेंगे K2SO4 39 × 2 + 32 + 64 78 हो जाएगा इसका, + 32 + 64 सारे को जमा करेंगे। 174 इसका हो जाएगा 174 ग्राम। ये इसका मोलर मास भी है, ये इसका स्टीचोमेट्रिक मास भी है। 2 मोल्स ऑफ वाटर 36 ग्राम, ये इसका स्टीचोमेट्रिक मास है। अब जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। पहले जो है वो जो मेथड यूज होता है वो मोल्स के बुनियाद पे करते हैं कि भाई इसके 2 मोल्स पे ये 1 मोल बनता है, तो इसके 112 ग्राम का मोल कितना होगा, उसके बुनियाद पे ये कितने मोल्स बनेंगे, तो 14 ग्राम। अब ये जो है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमें कहा गया है अगर इसके 14 ग्राम हम ले लें तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, कितना मास इनका बन जाएगा। ये हमारी एक्चुअली कैलकुलेशन है। अभी हम इन्हें इन 2 चीजों को देखना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 112 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं पोटेशियम सल्फेट 174 ग्राम। 112 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रोड्यूस करते हैं 174 ग्राम ऑफ K2SO4। तो अगर 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे तो पोटेशियम सल्फेट 174 ग्राम से कम बनेगी, क्योंकि हमने कम वजन लिया हुआ है। स्टीचोमेट्रिक मास से हमने अमाउंट जो है लिया हुआ है वो कम लिया हुआ है, तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। कितना बनेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको 2 मेथड समझाता हूं। एक मेथड जिसको हम यूनिटी वाला मेथड कहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, स्टीचोमेट्रिक की हम रिलेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे 112 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस K2SO4 कितना बनता है 174 ग्राम। ये स्टीचोमेट्रिक रिलेशन। एक है अगर 1 ग्राम, इसको यूनिटी कहते हैं, 1 ग्राम की, जिस तरह हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं किसी कपड़े के लिए कि भाई इसका 1 मीटर कितने का है, तो ये यूनिटी पूछते हैं। अब हमें अगर ज्यादा लेना है, जितना भी लेना है
6 मीटर लेने हैं, 20 मीटर लेने हैं, जितने भी लेने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके 1 से 20 टाइम्स उसकी रकम जो है, या 6 टाइम्स, या जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ज्यादा होगी। तो हमें एक जो है यूनिट की डिटरमाइन करनी है। 1 ग्राम अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो पोटाशियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस होगा? जाहिर है 112 ग्राम प्रोड्यूस करता है, 174 ग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो ये अमाउंट हमने कम लिया हुआ है, तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। कम बनने के लिए हम क्या करेंगे, 174 ग्राम को डिवाइड करेंगे 112 ग्राम। 112 के साथ क्यों डिवाइड किया? इस वजह से कि यहाँ जो हमने यूनिटी ली है, ये यूनिटी एक्चुअल अमाउंट की 112th पार्ट है उसका। इसको हमने इतना ही टाइम्स कम किया हुआ है, तो इसको भी हम उतना टाइम कम करेंगे, 112 टाइम्स। अच्छा, अब हम कहते हैं नहीं, हमने 14 ग्राम का अमाउंट लेना है। 1 ग्राम का पता चल गया तो उसका अमाउंट कितना होगा, 174 डिवाइडेड बाय 112। तो अब हम कहते हैं 14 ग्राम का कितना होगा, तो उसके लिए एजम करके सिर्फ यहां पे आके हमने मल्टीप्लाई करना है वही अमाउंट जिसको हम 14 ग्राम। अच्छा, ये जो अमाउंट हमें दिया हुआ होता है, मिला होता है, गिवन होता है, इसको हम यहां पे एक टर्म देंगे, इसको कहते हैं अप्लाइड मास। क्या कहते हैं? ये अप्लाइड मास, यानी गिवन जो होता है, यहां पे ये गिवन है, इस मास को हम अप्लाइड मास भी कहते हैं। यहां पे ये लिख सकते हैं अप्लाइड मास ऑफ KOH 14 ग्राम, गिवन मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक हो गया स्टिचोमेट्रिक, एक हो गया अप्लाइड मास। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने ये कैलकुलेट करना है। एक चीज मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। अभी हमें क्या करना है, आप यूं भी कर सकते हैं कि 2 कॉलम्स हम बनाते हैं, एक नोन अमाउंट का, एक तरफ हम अननोन। जिस तरह इस सब्सटेंस का अमाउंट नोन है 14 ग्राम, ये हमें दिए हुए हैं। नोन कौन सा सब्सटेंस है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अननोन किसका हमने मालूम करना है? K2SO4, इसका अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन क्या बनाएंगे, अननोन के लिए K2SO4 के अमाउंट के लिए, अननोन वाले अमाउंट के लिए हमें क्या करना है, स्टिचोमेट्रिक मास ऑफ अननोन सब्सटेंस K2SO4, उसको डिवाइड करेंगे स्टिचोमेट्रिक मास, या इसको इस तरह लिखें, अप्लाइड मास ऑफ सब्सटेंस, जो आपको मास दिया हुआ है, उसको आप उसी के स्टिचोमेट्रिक मास के साथ डिवाइड करें। अप्लाइड मास जिस चीज का दिया हुआ है उसको उसी के स्टिचोमेट्रिक मास के साथ डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई करें स्टिचोमेट्रिक मास ऑफ अनदर सब्सटेंस जो अननोन होता है, यानी K2SO4। वही फार्मूला बन जाएगा। ये जस्ट एक शॉर्टकट में फार्मूला है, या इसको और भी इस तरह करते हैं कि लिमिटिंग रेशो अप्लाइड मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स स्टिचोमेट्रिक मास। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें लिमिटिंग रेशो मिलता। इसी रेशो को हम कहते हैं लिमिटिंग रेशो ऑफ सब्सटेंस
अप्लाइड सबस्टेंस जो गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टीचोमेट्रिक मास ऑफ जो अननोन सबस्टेंस होते हैं, जिसको अननोन, जिसका हमने मालूम करना है, टू बी कैलकुलेटेड स्टीचोमेट्रिक मास ऑफ टू बी कैलकुलेटेड सबस्टेंस, जिसका हमें मास मालूम करना है। उसके साथ हमने यानी इसको ये लिमिटिंग रेशियो है और सॉरी ये जो है ये लिमिटिंग रेशियो है, ये जो है ये लिमिटिंग रेशियो है और इसको हमें स्टीचोमेट्रिक मास ऑफ दैट सबस्टेंस व्हिच इज कैन बी कैलकुलेटेड, उसके साथ हमने ये करेंगे तो हमें जो है प्रोडक्ट जो आपको आसान लगे वही जो है तरीका आप यूज करें। तो कल इंशाल्लाह अनदर लेक्चर में हम मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ेंगे।